हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आ गया हूँ सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। चीनी शहरी किंवदंतियों और भूत कहानियों ऑनलाइन पढ़ने के लिए। चीन में भूत महीने नामक एक परंपरा है जो 7वां चंद्र महीना है, जब चीनी लोगों का मानना है कि भूत एक महीने के लिए दुनिया को भटकने के लिए नरक से मुक्त होते हैं। परंपरागत रूप से भूत महीने के दौरान चीनी लोग भूत की कहानियाँ सुनाते हैं। चीनी शहरी किंवदंतियों एकल चोटी एक सड़क है जो हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के परिसर के साथ चलती है। वे इसे सिंगल ब्रेड रोड कहते हैं और कई छात्रों का दावा है कि लंबे लट वाले बालों वाली लड़की की भूतिया आकृति रात में अकेले चलना। ऐसा कहा जाता है कि एक ठंडी रात लंबे लट वाले बालों वाली एक लड़की ने मुख्य भूमि से हांगकांग में घुसने के लिए बहुत दर्द उठाया। वह एक अवैध आप्रवासी था और वह अपने प्रेमी के साथ आया था। दंपति ने शहर में एक ट्रेन ली। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने पुलिस को ट्रेन में चढ़ते देखा और पासपोर्ट और पहचान की जांच की। चिंतित है कि वे उसे पकड़ लेंगे, उसने चलती ट्रेन से कूदने का फैसला किया। जैसे ही वह कूद गई, उसकी चोटी खिड़की के फ्रेम में फंस गई। बाल उसके सिर से फट गया था और त्वचा के रूप में अच्छी तरह से उसके चेहरे फट गया था। लड़की सिंगल ब्रेड रोड पर ठोकर खा गई, जहाँ वह गिर गई और उसकी मौत हो गई। अगले दिन पुलिस को लड़की की डेड बॉडी खून के कुंड में पड़ी मिली। उन्होंने गंदगी को साफ किया और वे इसका अंत लग रहा था। उसके प्रेमी ने देखा कि क्या हुआ, लेकिन उसने ट्रेन को जारी रखने का फैसला किया। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, तो उसने एक नौकरी पाई और कभी भी अपनी प्रेमिका की तलाश नहीं की और न ही यह पता लगाने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ। हालांकि एक रात एक पुरुष छात्र सिंगल ब्रेड रोड के साथ चल रहा था। जब उसने एक लड़की को वहां खड़े देखा, वह उसे वापस करने के लिए किया था और सभी वे देख सकता था उसे वापस नीचे लंबे चोटी थी। जब उसने उसे बाहर बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब छात्र पास आया तो उसने लड़की को कंधे पर उठा लिया। वह चारों ओर बदल दिया और लड़के को देखा। अपने आतंक के लिए वह था कि कोई चेहरा, कोई आंखें, कोई कान, कोई नाक और कोई नहीं है डॉट। तो वे सिर्फ पतली हवा में गायब हो गया। वे कहते हैं कि लड़की का भूत अब से कई बार दिखाई दिया है, लेकिन केवल पुरुष छात्र ही उसे देख सकते हैं। बस 375, बस 375, बस 375। बीजिंग में एक बस के बारे में एक डरावना चीनी शहरी किंवदंती है जो एक ठंडी नवंबर की रात गायब हो गई और यह एक सच्ची कहानी पर आधारित माना जाता है। इसे मिडनाइट बस या सुगंधित पहाड़ियों के लिए बस के रूप में भी जाना जाता है। कमल तालाब एक युवा जोड़ा था जो प्यार में थे और उन्होंने एक साथ भागने और शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने कमल तालाब के पास आधी रात को मिलने की व्यवस्था की। लड़की समय पर आई और लड़के के आने का इंतजार करने लगी। उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन उसका प्रेमी कभी दिखाई नहीं दिया। जब लड़की वापस छात्रावास जा रही थी, तो उसने अचानक अपने प्रेमी को एक अन्य महिला सहपाठी के साथ देखा। लड़की इतनी व्याकुल थी कि वह रोने लगी और रोने लगी। वह कमल तालाब में वापस चली गई और खुद को पानी में फेंक दिया। उसने डूबने से आत्महत्या कर ली। उसके कुछ समय बाद एक और युवा जोड़े देर रात कमल तालाब में मिलने के लिए सहमत हुए। लड़का जल्दी था, इसलिए वह पानी के किनारे पर इंतजार कर रहा था, आगे और पीछे पेसिंग। अचानक उसने अपने पीछे एक महिला की आवाज सुनी। मैंने तुमसे आधी रात को मुझसे मिलने के लिए कहा है ना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं। अचानक दो हल्के सफेद हाथ पानी से उभरे और उसे तालाब में खींच लिया। वह मौत के लिए डूब गया था। तब से चुंगची में एक अलिखित नियम है, यदि आप आधी रात को कमल के तालाब में गए और आप एक लड़की से मुठभेड़ करते हैं, तो उसके सवालों का जवाब न दें, उसे भी न देखें, अन्यथा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऑक्सलेट सूप एक युवा युगल था जिसने यूनाइटेड कॉलेज में भाग लिया था। वे दोनों मेडिकल के छात्र थे। कॉलेज में छात्रावास एक ही भवन में थे, लेकिन वे अलग हो गए। लड़कियां ऊपरी मंजिलों में रहती थीं और लड़के निचली मंजिलों में रहते थे। उन्हें बहुत देर रात तक अपने कमरों में अध्ययन करना था और उन्हें केवल घंटों के दौरान एक दूसरे के कमरे में जाने की अनुमति थी। इसलिए लड़की और लड़के को शायद ही कभी एक दूसरे को देखने का मौका मिला। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए संपर्क में रहना मुश्किल था। हर रात लड़की अपने प्रेमी के लिए एक कप ऑक्सलेट सूप बनाती थी। वह इसे खिड़की से बाहर रखती थी और उसे अपने प्रेमी के पास ले जाती थी, जिसका कमरा सीधे उसके नीचे था। हर बार जब उसके प्रेमी ने इस कप सूप को पिया, तो उसे अंदर एक गर्म एहसास हुआ। एक रात
लड़के को सामान्य ऑक्सलेट सूप मिला। उसने यह सब खा लिया और फिर उसके सामने अपनी किताबें खोलकर सो गया। अगले दिन वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ऊपर गया, लेकिन वे कहीं नहीं मिला। उसने चारों ओर पूछा और अन्य लड़कियों ने उसे दुखद समाचार तोड़ दिया। उसकी प्रेमिका की कुछ दिन पहले अचानक बीमारी से मौत हो गई थी। यह सुनकर लड़का दुख से दूर हो गया। फिर वह एक पल के लिए सोचा, अगर उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई तो ऑक्सलेट सूप को उसके नीचे कौन कम कर रहा था। छोटी उंगली एक पुरुष छात्र था जो अक्सर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ता था। वह शाम को पढ़ाई बंद होने तक वहीं रहकर पढ़ाई करता था। फिर वह अपने छात्रावास के कमरे में वापस चलना होगा। हर रात डॉर्मेट्री के रास्ते में उन्होंने एक छोटा सा पार्क पारित किया और उन्होंने हमेशा एक युवा लड़की को झूले पर बैठे देखा। अंत में एक रात वे उसके पास जाने का फैसला किया और उसके साथ बात करना शुरू कर दिया। उस समय से वे हमेशा अपने छात्रावास में वापस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए उससे बात करता था। बाद में जब उसने अपने दोस्तों को लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने उसे उसका वर्णन करने के लिए कहा। उन्होंने उसे बताया कि वह जिस युवा लड़की का वर्णन करता है वह लगभग एक शिक्षक की बेटी के समान दिखती है, जिसकी यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षक की बेटी ने अपनी छोटी उंगली खो दी थी। छात्र बहुत उत्सुक था और जानना चाहता था कि क्या लड़की अपनी छोटी उंगली को याद कर रही थी। इसलिए अगली रात जब उसने लड़की से बात की तो उसने पूछा कि क्या वह उसके हाथों को देख सकती है। वह उन्हें उसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने उसके हाथों को देखने की मांग की। लड़की ने अपना हाथ बाहर निकाला और जब लड़के ने देखा कि उसकी छोटी उंगली गायब है तो वे आतंक में भाग गया। बाद में वे हमेशा शाम को पार्क से जाता था, लेकिन स्विंग हमेशा खाली थी और उसने लड़की को फिर कभी नहीं देखा। कमरा 111 न्यू एशिया कॉलेज छात्रावास के तहखाने में एक कमरा है जिसे कमरा 111 कहा जाता है। सालों पहले यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग छात्र और एक मेडिकल छात्र द्वारा साझा किया गया था। दोनों स्टूडेंट्स साथ साथ रहे और सप्ताह भर कड़ी मेहनत की। एक रात इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग छात्र अकेले कमरे में था। वह एक महत्वपूर्ण परीक्षण के कारण बहुत दबाव में था जो आ रहा था। उसे डर था कि वह असफल होने वाला है और वह इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ सर्किट बोर्ड, तांबे के तार, बैटरी, वेल्डिंग उपकरण और एक घड़ी उठाई। उसने सुसाइड टाइमिंग टूल बनाया। उसने तांबे के तार को खुद से बांध दिया और उसे एक शक्तिशाली बैटरी से जोड़ा जो अलार्म घड़ी से जुड़ी थी। जब अलार्म बंद हो गया तो वह अपने बिस्तर में लेट गया। अगली सुबह मेडिकल छात्र आखिरकार छात्रावास लौट आया। जब वह कमरे में गया तो उसने अपने रूममेट को बिस्तर में गतिहीन अवस्था में देखा और सोचा कि वह सो रहा है। मेडिकल छात्र दिनों तक कमरे में रहा जब तक कि उसे अंत में एहसास नहीं हुआ कि वह एक मृत शरीर के साथ कमरे को साझा कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि हालांकि बाद में मेडिकल छात्र को कमरे से हटा दिया गया था, फिर भी वह इस घटना से बहुत परेशान था और अंततः अपना दिमाग खो दिया। मानसिक बीमारी से पीड़ित उन्हें जीवन भर के लिए एक पागल शरण में रखा गया था। स्कूल के अधिकारियों ने सभी कमरे के नंबरों को पुनर्व्यवस्थित करने का फैसला किया ताकि छात्रों को पता न चले कि कौन सा कमरा 111 था। कहानी के एक अन्य संस्करण में ग्रेस टी एन हॉल का कमरा 111 एक शानदार विज्ञान स्नातक का घर था जो मानता था कि उसने खोज की थी कि अंतरिक्ष और समय के माध्यम से खुद को कैसे परिवहन किया जाए। उन्होंने खुद को एक अलार्म घड़ी और एक शक्तिशाली बैटरी से जुड़े एक विस्तृत तार गर्भ निरोधक में लपेटा। जब यह बजी तो उनका मानना था कि यह उसे दूसरे आयाम में चोट पहुंचाएगा। प्रयोग गलत हो गया और जब अलार्म बज गया तो छात्र की बड़े पैमाने पर बिजली के झटके से मृत्यु हो गई। उसका रूममेट उसे अपने बिस्तर पर मृत पाकर उसके बगल में एक नोट पढ़कर